Hello everyone. Today we'll discuss chapter 1 of class 9, that is matter in our surroundings. Today we'll discuss the part 3. Remember, this is today whatever we are going to discuss is very important from the examination point of view, क्योंकि इस पार्ट में जो हम आपको बताएंगे या जो डिस्कस करेंगे उसमें से काफ़ी रीज़निंग क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे रीजंस पूछता है और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आपका इस पार्ट में जितने सारे कंसेप्ट्स है वो सारे आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी इस चैप्टर में शुरू से लेकर एंड तक हर कोई कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 3 इस चैप्टर का। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले हम पढ़े थे कि 3 स्टेट ऑफ मैटर और उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, और आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एक दूसरे में कैसे चेंज होते हैं मैटर का डिफरेंट स्टेट्स। दूसरा हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तीसरा हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये तीनों टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये तीनों कंसेप्ट के ऊपर बेस करके बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? देखिए, आपको 3 स्टेट बताया गया है मैटर का, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो 3 स्टेट्स है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। कभी कभी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है और गैस भी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि मैटर का जो 3 स्टेट है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको ऐसे तो ये अपने आप चेंज नहीं हो पाएगा, तो कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत है। तो वो फैक्टर्स क्या है और वो फैक्टर की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ऑन हीटिंग, हीट देने से आपका मेटल लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ज़्यादा हीट देने से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर इज योर गैसियस स्टेट। सो मेटल इज सॉलिड, then it is converted into liquid, then liquid is converted into vapor, that is the gaseous state. It takes place upon heating. Okay, तो अभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने यहाँ बताया कि हीटिंग से ही आपका स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो चेंज होता है एक दूसरे स्टेट्स में। तो इसके अलावा और एक फैक्टर भी है जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है, जो कन्वर्टिबल होते हैं जो स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर है आपका? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अभी हम देखेंगे कि देखिए किस तरह आपका हीट देने से आपका, पहले देखिए हम यहाँ वाटर का 3 फॉर्म है, आइस, वाटर, दैट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, देन वाटर वेपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं आइस सॉलिड फॉर्म में है। इसको हमने जब हीट किया तो वो लिक्विड हो गया, वाटर हो गया। अभी इसको और हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो हीट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ देखिए आपका 3 स्टेट यहाँ पर हमने दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है। ये 3 स्टेट है, समझ में आया आपको? ये सॉलिड है, यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल्स है बहुत टाइटली पैक्ड है, इसलिए उनका मूवमेंट बहुत कम होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है और पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले ये कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए इसका पार्टिकल्स आराम से इधर उधर घूमने लगते हैं। तो अभी देखिए आपका सॉलिड लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होता है या लिक्विड गैस में क्यों कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये देखिए आपका सॉलिड से आपका देखिए ये ग्रीन एरो आप देख सकते हैं। सॉलिड जब मेल्ट होता है तब क्या होता है, आपका लिक्विड होता है। ये मेल्ट कैसे होता है आपका, वो हम पढ़ेंगे बाद में स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग क्या है, सब एक एक प्रोसेस हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये जब मेल्ट होता है आपका लिक्विड बनता है, लेकिन लिक्विड जब फ्रीज होता है वो सॉलिड बनता है। ठीक है, जैसे वाटर का ही एग्जांपल ले लीजिए। आइस मेल्ट हुआ तो वाटर बना, वाटर फ्रीज हुआ तो वो सॉलिड बन गया। इधर आप देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस। यहाँ देखिए सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहा जाता है आपका सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गैस भी आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। तो इसको कहा जाता है डिपोजिशन। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, और गैस सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, अभी आप देखिए सॉलिड से लिक्विड बन गया, अभी लिक्विड से गैस बनेगा। कैसे, लिक्विड को अगर हम और बॉयल करें, ज़्यादा हीट दे, तो क्या होगा, उसका जो पार्टिकल है और ज़्यादा मूवमेंट करने लगेंगे और उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह गैस को हम क्या करेंगे, उसका अगर हीट कम कर देंगे, उसको ठंडा कर देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अपोजिट रिएक्शन होगा। कैसे, ये जो मूवमेंट पार्टिकल कर रहे थे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और मूवमेंट कम हो जाएगा। इसका मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जनरली आपका क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ ही केसेस में आपका डायरेक्टली सॉलिड गैस में और गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो these are the different types of process by which the three states of matter are interconvertible and this is called transformation। ठीक है, अच्छा अभी देखिए हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी, हिंदी में ही आपको समझाऊंगी आपको, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पर देखिए, जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बट ड्यूरिंग स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना। बट ड्यूरिंग स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन सेम। अभी इसका मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे आइस आपको ठंडा लग रहा था, तो आइस जब मेल्ट हो गया मतलब सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया, तब भी वो टेम्परेचर सेम रहता है। आइस का जो टेम्परेचर था, वाटर का भी, आइस मेल्ट होने के बाद जो वाटर हुआ उसका भी टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों रहता है, हमने तो हीट दिया, फिर वो हीट गया कहाँ, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड मेल्ट होने से लिक्विड बनता है। तो मेल्टिंग में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से जो एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है उसका कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड।
different substances have different melting points. Higher melting point means large force of attraction between particles. इसका मतलब क्या है? एक सॉलिड को कितना हीट लगता है मेल्ट होने में, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में कंप्लीटली आपका सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड हो जाता है उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आइस को मेल्ट करने में के लिए हम बस रूम टेम्परेचर में लाकर आइस को रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको आयरन को मेल्ट करना है तो उसको कितना हीट चाहिए? काफ़ी हीट चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, कुछ सब्सटेंस के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए, कुछ सब्सटेंस को कम टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जिस सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए। तो इसीलिए आपका आयरन में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच, इसीलिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए। लेकिन आपका जैसे आइस हम बताए, आइस में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लेस, बहुत कम होता है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उस नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ बाय मेल्टिंग पॉइंट, ओके, बाय द मेल्टिंग टेम्परेचर। अभी मेल्ट होने के बाद अभी उसको गैस में कन्वर्ट होना है। गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो इट इज़ द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड चेंजेस टू गैस, ओके। नाउ अभी ये ग्राफ से हम देखेंगे किस तरह आपका एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया। आपको पता है टेम्परेचर का दो मेजर होता है, दो यूनिट्स होते हैं, एक है केल्विन और एक है डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लिए। तो आप देखिए यहाँ पर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे और टाइम भी बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। यहाँ पर बी में सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट किया, ए में पूरा सॉलिड था, बी में मेल्ट होना शुरू किया। अभी बी से सी तक जब तक आया, बी से सी मतलब यहाँ पर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट दिया, बी में जितना टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट दिया और यहाँ थोड़ा और टाइम तक हमने हीट किया सॉलिड को, तो वो क्या हुआ, कंप्लीट मेल्ट हो गया, ठीक है। अभी कंप्लीट मेल्ट हो गया मतलब ये क्या हो गया, आपका लिक्विड हो गया। नाउ अभी लिक्विड को हमको क्या करना है, हीट देना है। तो देखिए ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है आपका और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, देखिए सॉलिड से लिक्विड करने के लिए हमको यहाँ तक टेम्परेचर चाहिए था, ठीक है। उसको ज़्यादा टाइम तक हीट करने के बाद वो आपका मेल्ट हो गया। ठीक उसी तरह आपका लिक्विड को हमने और थोड़ा टेम्परेचर दिया, मतलब देखिए आप यहाँ तक टेम्परेचर दिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक टेम्परेचर दिए, तभी वो क्या हुआ, लिक्विड बॉयल होना शुरू किया। लिक्विड बॉयल होना शुरू किया मतलब वो कंप्लीट बॉइलिंग या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर हम उसको नहीं कहेंगे। तो ये बॉइलिंग जब शुरू हुआ तो उसको हम काफ़ी देर तक बॉयल करने के बाद वो क्या हो गया, आपका बॉइलिंग कंप्लीट हो गया। बॉइलिंग कंप्लीट हो गया मतलब क्या, आपका ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया और यहाँ से आपका वेपर कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड जो था वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
और दो स्टेट है जो हम पूरा एंड में आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, नॉन इवैल्यूएटेड पार्ट है, बट स्टिल देन आई विल टेल यू अबाउट दोज टू स्टेट्स। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कैसे आपका मेल्ट शुरू हुआ, फिर ज़्यादा टाइम तक हम उसी टेम्परेचर में हीट किए तो वो लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड को और ज़्यादा हीट किए तो लिक्विड बॉयल होना शुरू किया, उसको ज़्यादा टाइम तक हमने हीट किया, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं किया, ज़्यादा टाइम तक बॉयल किया तो वो वेपर हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है और स्टेट चेंज होने से क्या होता है, ये दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो जो हीट है वो क्या करता है, पार्टिकल का जो, मान लीजिए सॉलिड को हमने हीट किया तो उसका जो पार्टिकल था उसका मोशन इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है जो हीट हमने दिया वो हीट के वजह से पार्टिकल्स का, मैटर का पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू मोशन। तो ये मोशन बढ़ गया आपका पार्टिकल का, जिसके वजह से उसने एनर्जी गेन किया और उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अभी आपका स्टेट चेंज होने से क्या होता है, जब स्टेट चेंज होता है हीट सप्लाइड इज यूज्ड बाय द पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ दो चीज़ हो रहा है, हमने जब हीट दिया तो पार्टिकल का मूवमेंट होना शुरू हो गया, जब मूवमेंट शुरू हो गया इसका मतलब क्या है, उस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अभी दूर हो गया, ठीक है, इसीलिए वो मूव करने लगे। इज इट क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका मूवमेंट बढ़ता है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, आपका स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट मैटर का स्टेट चेंज होता है। मैटर का स्टेट क्यों चेंज होता है और पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हीट हमने दिया, हीट के वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अभी धीरे धीरे हटने लगा। अच्छा, अभी देखिए ये सॉलिड है, कितना पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड, उसके बाद हमने हीट दिया, हीट देने से उनके बीच आपका पार्टिकल्स का डिस्टेंस देखिए, ये मूवमेंट भी शुरू हो गया पार्टिकल्स का एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। फिर उसको और ज़्यादा हीट किए तो वो आपका और भी दूर चले गए एक दूसरे से सारे पार्टिकल्स, ये हो गया गैस। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑपोजिट में हम अगर उसको कूल करते हैं तो पार्टिकल के बीच क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये लिक्विड हो गया। लिक्विड को अगर कूल कर दिए तो आपका सॉलिड बन गया, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाइड टू ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। ये जो आपका सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम हम जो हीट दे रहे हैं उसको कहा जाता है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट मतलब हिडन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ इससे कुछ देर पहले हमने आपको यहाँ बताया था, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। दोनों स्टेट का टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन ऐसा क्यों है, उसका रीज़न है आप जो हीट दे रहे हैं किसी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, वो हिडन हो जाता है और उसको कहा जाता है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन, ओके। नाउ ये लेटेंट हीट दो तरह के होते हैं, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
latent heat of fusion is the amount of heat required to convert 1 kg of solid at its melting point to liquid at same temperature. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या हो रहा है आपका, हम जब सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है, लेकिन कितने सब्सटेंस, कितना सॉलिड को, वो भी ज़रूरी है. ज़्यादा सॉलिड होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितना हीट ज़रूरत होता है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. इसका मतलब है 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर, जितना हीट देना चाहिए, जितना हीट चाहिए, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. और मैं सिंपल से आपको बता दूं कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हाउ मच सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड at its melting point at the same temperature, the amount of heat required is called latent heat. इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये ग्राफ में आप देखिए, ये देखिए आपका ये हो गया सॉलिड, सॉलिड से यहाँ से मेल्ट होना शुरू किया तो उसी टेम्परेचर में हमने कांस्टेंट रख दिया मेल्ट होने तक. यहाँ पर सॉलिड आपका मेल्ट होता है, ठीक है. तो ये जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर हमने दिया वो हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो ये सॉलिड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉलिड डेफिनेशन के लिए बनाया गया 1 kg सॉलिड. 1 kg सॉलिड को कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है. कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम, हमने यहाँ पर नहीं बढ़ाया. मेल्टिंग पॉइंट यहाँ हो गया, मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जब शुरू हुआ उसमें हमने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया और उसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. इट इज मेल्टेड कंप्लीटली. सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, सॉलिड से लिक्विड जब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. दूसरा क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू गैस एट सेम टेम्परेचर. ओके, तो इसको भी मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर देखिए ये हो गया लिक्विड, यहाँ बन गया आपका, ठीक है. अभी लिक्विड का टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंटली बॉयल करते रहे, ठीक है. यहाँ पर हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद एक टेम्परेचर में वो बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है. यहाँ से ये हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होना शुरू हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ. अभी धीरे धीरे हम उसको उसी टेम्परेचर में ही काफ़ी टाइम तक हम उसको हीट करने लगेंगे. तो क्या होगा आपका, वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. यहाँ लिखा हुआ है आपका वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन. तो ये जो टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रखा गया, कब से, बॉइलिंग पॉइंट से, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से हमने जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जिसके वजह से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको कहा गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हुआ यहाँ से, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहा जाता है सेंसिबल हीट, जिसको वो सेंस करता है, सेंसिटिव है सॉलिड. उसी तरह लिक्विड इतना टेम्परेचर बढ़ाने के टाइम वो सेंसिटिव होता है, ठीक है. सेंसिटिव मतलब उसका जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होते हैं, फिर मूवमेंट चेंज होते हैं, उसको कहा जाता है सेंसिबल हीट. ओके, नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन.
sublimation is अच्छा, before sublimation I'll tell you one thing. Here I have told you about the latent heat, hidden heat. अब देखो ये जो हीट है, हमने हिडन हीट क्यों कहा गया? क्योंकि आपका दो फॉर्म, जैसे आपका सॉलिड जब लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो गया, तब ये दोनों का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। तो फिर हमने जो हीट दिया वो हीट गया कहाँ? वो हीट पार्टिकल को एक्टिवेट करने में या पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने में यूज़ हो गया। इसका मतलब पार्टिकल में वो ऑब्जर्व हो गया, बाहर से हमको वो हीट का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और लेटेंट हीट क्या है, और जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, और ये ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अच्छा, अभी देखिए और एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जिससे कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सक्यूज मी। So sublimation is a process in which a solid changes directly into gas और vice versa। मतलब गैस से सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड से गैस भी हो सकता है, जो आपको हमने यहाँ पर इस ग्राफ में हमने बताया था। ठीक है, दिस इज सब्लिमेशन। अब देखिए, generally solid first changes into liquid, then liquid changes into gas because of rise in temperature. Okay, but there are many substances which changes into gas without changing into liquid, and many other substances which change into solid from gas without changing into liquid. Some substances which go under sublimation are known as sublime. ये substance, कुछ सब्सटेंस जो होता है, मैं एग्जांपल आपको देके समझाऊंगी कि सब्लिमेशन कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे। तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है सब्लाइम सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस सब्लिमेशन होते हैं उसको कहा जाता है सब्लाइम। फॉर एग्जांपल कैम्फर, आप कैम्फर एक घर का एक कोने में रख दीजिए, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कैम्फर का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कैम्फर सॉलिड था, आपको उसका लिक्विड स्टेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? फिर इतना साइज छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो दिस इज ए सब्लाइम। उसी तरह नैप्थेलिन बॉल भी ठीक उसी तरह काम करता है। एमोनियम क्लोराइड, ये एमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हम आपको एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाएंगे। उसी तरह आयोडीन, ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपका सब्लाइम कहा जाता है इन सबको। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ेंगे सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है, वही एग्जाम्पल हमने लिया है ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से, तो आप आसानी से आंसर दे सकें। तो यहाँ पर मैंने प्रोसीजर को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेक सम क्रस्ड एमोनियम क्लोराइड, ओके, इन ए चाइना डिश। चाइना डिश, आई विल शो यू व्हाट इज चाइना डिश। एमोनियम क्लोराइड इज ए सॉलिड, तो आपको पहले उसको क्रश करना पड़ेगा। ठीक है, देन देर इज ए इन्वर्टेड फॉनल ओवर, पुट ए इन्वर्टेड फॉनल ओवर द चाइना डिश। ओके, देर इज ए कटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश में हमने क्रश करके एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिया। एमोनियम क्लोराइड इज ए सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फनल रखा जो कि इन्वर्टेड, उल्टा। फनल को जनरली हम कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं ना, फिल्टर करने के लिए, लेकिन यहाँ हम कुछ फिल्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में इसको उल्टा रखा गया है।
और इसका जो स्टेम है, फनल का स्टेम का जो ओपनिंग था उसको कॉटन से हमने बंद कर दिया, कॉटन फ्लॉक से हम उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नाउ हीट द क्रस्ड अमोनियम क्लोराइड। When it is heated, what is found? We found that ammonium chloride directly changes into vapor, and after some time we see that the vapor of ammonium chloride again solidifies at the surface of the funnel. अभी देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए हमने जब यहाँ से हीट दिया तो ये अमोनियम क्लोराइड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे कि जनरली हम जानते हैं कि सॉलिड पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड इज ए सब्लाइम, इसीलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ से बंद कर दिया तो वो गैस रिलीज होके नहीं जा पाता। फिर यहाँ जब स्टेम में इसका माउथ तक आता है, आपका इन्वर्टेड फनल का स्टेम का माउथ तक आता है, वहाँ पर फिर वो क्या होता है, वहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, क्योंकि हीट कम हो जाता है, यहाँ जाते जाते हीट कम हो जाता है और गैस भी रिलीज नहीं हो पाता। तो यहाँ से जो गैस बना था आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का, ठीक है, वो धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर आकर जम गया। तो फिर यहाँ तक गया कैसे? ये तो लिक्विड नहीं बना, ये क्या हुआ, गैस होके ऊपर तक गया, क्योंकि ये गैस होके बाहर रिलीज नहीं हो पाया, फिर से ये सॉलिडिफाई होके यहाँ जम गया। तो ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को हम यहाँ क्या बोलेंगे, सब्लाइम, क्योंकि ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बीच में आपको वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ओके, यहाँ जो जाकर आपका जम गया, फिर से सॉलिड बन गया, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाया। सॉलिड जब जम गया, टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हीट मिल रहा है, यहाँ हीट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो फिर सॉलिड हो गया। इसका मतलब ये जो गैस था आपका, वेपर फॉर्म था अमोनियम क्लोराइड का, वो जाकर यहाँ डिपोजिट हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, वेपर या गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है। सॉलिड जब गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है उसको सब्लिमेशन हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखिए सब्लिमेशन वर्सेस डिपोजिशन, ये दोनों ही पूरा ऑपोजिट प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसको। जैसे मैं पहले आपको डिफिनेशन बताऊंगी। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू ए गैसियस सब्सटेंस विदाउट गोइंग थ्रू ए लिक्विड फेज। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए गैस फेज टू ए लिक्विड फेज, solid phase without passing the liquid state, just opposite. The two definitions are just opposite. ये solid से गैस डायरेक्टली हो रहा है, ये गैस से solid डायरेक्टली हो रहा है। मैंने जैसे आपका प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट में बताया। नेक्स्ट, changes the phase of matter from solid to gas phase and change the phase of matter from gas to solid phase. ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट लगभग एक जैसे, ये सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस है। आपको अगर प्रोसेस पूछा जाए तो ये लिखेंगे, अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो ये दोनों लिखेंगे। देन हीट ट्रांसफर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ हीट ऑब्जर्व होता है, हीट चाहिए होता है, सब्लिमेशन के लिए हीट चाहिए, लेकिन इसीलिए वो हीट को ऑब्जर्व करता है। ये एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करता है। तो जब हमने देखा यहाँ डायग्राम में देखिए, जब ठंडा हो गया या हीट कम हो गया तो वो वाटर वेपर से जब हीट रिलीज हो गया तब ये सॉलिड फिर से हो गया। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होता है। देन इसका यूज क्या है? इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई केमिकल कंपाउंड्स। जनरली जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिया, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, टू फॉर्म आइस और फ्रॉस्ट, आइस या फ्रॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, डायरेक्टली वेपर को आइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स यहाँ जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड आयोडीन, मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड दिया, कैम्फर दिया,
ये सारे सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। देन दिस इज फ्रॉस्ट फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर वेपर। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जिससे में आपका वाटर वेपर को डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका पूरा प्रोसेस। आप देखिए, सॉलिड मेल्ट होने से लिक्विड हुआ, फिर वेपोराइजेशन प्रोसेस से गैस हुआ। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड होने वाला प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग, लिक्विड से गैस होने वाला प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। अभी हम अपोजिट जाएंगे। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है फ्रीजिंग। ठीक है, अभी उसके अलावा मैंने दो और प्रोसेस कहा आपको, एक है सब्लिमेशन। सॉलिड अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, then easily you can remember the steps and the terms used for each and every process can also be remembered by you easily. Okay, so now effect of pressure. I have told you there are two factors. Till now we are discussing about the temperature. अभी हम डिस्कस करेंगे the effect of pressure on change of states of matter. पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद लिक्विड में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद गैस में लिक्विड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। पहले हम देखिए सॉलिड में क्या इफेक्ट होता है। सॉलिड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम आपको पहले से बता चुके हैं कि प्रेशर हम अगर किसी को देते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, प्रेस हो जाता है। लेकिन हम पहले से पढ़ चुके हैं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, इसीलिए हम उसको अगर कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस वन। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो इसीलिए कंप्रेशन नहीं होता प्रेशर अप्लाई करने से। ओके, अगर हम ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज होगा, डिफॉर्मिटी होगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगा। ओके, अभी आएंगे हम लिक्विड में प्रेशर डालने से क्या होता है। ठीक है, लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम होता है, बट सॉलिड के जैसा ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, इसीलिए लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड, because that's why the liquid are non-compressible and liquid cannot be compressed. What is the reason? Because there is not enough space between their particles to get compressed. Okay, next is your gas. Gas is, you know, I have already told you gas is highly compressible. So when we compress the gas, the volume of the gas decreases. And we have already studied the solid and liquid has fixed volume, but gas has neither fixed shape nor fixed volume. Okay, so when we press it or when the pressure is increased, the gas starts compressing. It is compressible, highly compressible, because the space between the particles of the gas are much more than liquid. Okay, and the force of attraction between them is very less. So that's why when we press, they are compressible. And because of this reason, in my previous part I have already told you about CNG, compressed natural gas, कैसे नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं, या फिर LPG,
ओके, एलपीजी में हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करने से वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं. सो दिस इज हाउ द प्रेशर अफेक्ट्स द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर. यहाँ आपको डायग्राम से मैं दिखा रही हूँ. ये है आपका गैस, ये हो गया आपका लिक्विड, देन सॉलिड. ठीक है. अब देखिए यहाँ हमने गैस लिया. गैस को अगर हम थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो पहले वो क्या होगा, लिक्विड होगा. सिर्फ प्रेशर देने से नहीं होगा, इसके साथ साथ टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये लिक्विड हो गया. फिर इसको हम और भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड बन सकता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी, ऐसा नहीं है. तो यहाँ देखिए वह पहले भी हम दिखा चुके हैं आपको, पिस्टन से हम इसको प्रेशर कर रहे हैं जिससे कि पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, यहाँ लिक्विड बन गया. फिर जब हम उसको और भी कंप्रेस किए तो वो फिर और भी ज़्यादा कंप्रेस हो गए और सॉलिड बन गया. लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस कभी नहीं होता सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में नहीं होता, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. And I hope you got idea about the particularly आपका जो latent heat of fusion, latent heat of vaporization, melting point, boiling point, ये सबका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए. और ये वीडियो को आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप बार बार देखिए, वो ग्राफ देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. स्टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तो मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that you will get all my videos as soon as I upload in my site. Okay, thank you.